हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 8वीं हिंदी विषय के अंतर्गत समास व समास के भेद की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसमें सार्थक पे ध्यान देना है कि वह मीनिंगफुल होना चाहिए, सार्थक हो ना? तो ऐसे शब्द को हम समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। अभी रसोई के लिए घर, यह क्या हुआ? विस्तृत रूप, यह जिसको हम विग्रह कहते हैं। और रसोई घर ये सामासिक रूप हुआ, मतलब संक्षिप्त रूप। तो अब हम लोग समास के भेद देखेंगे। तो बच्चों, समास मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। इसके 6 भेद हैं। तो पहला उसमें से भेद है अव्ययी भाव समास। इसे हम देखेंगे। अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे? देखिए, उसमें अव्यय शब्द का यूज है। तो जिस शब्द समास का पहला पद, यहाँ पद का अर्थ शब्द से है। पहला पद मतलब पूर्व पद प्रधान हो, मुख्य हो, और वह अव्यय होना चाहिए। वह शब्द कैसा हो? अव्यय हो। उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे बच्चों, आजीवन, जैसे है शब्द आजीवन। आजीवन में देखिए, तो आ जो है वह अव्यय है, और जीवन उत्तर पद है बाद वाला, और पूर्व पद आ है, और आ उसमें अव्यय है। इसलिए आजीवन को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका विग्रह क्या हुआ? विस्तृत रूप क्या हुआ? जीवन भर। इसी तरह से हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे भर पेट। अभी भर पेट शब्द में देखें तो भर जो है बच्चों अव्यय है। तो इसका जो विग्रह होगा, अर्थात विस्तृत रूप होगा, उस समास का विग्रह क्या हो गया? पेट भर। अन्य उदाहरण देखें तो जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति में यथा अव्यय है, और यथाशक्ति का विग्रह रूप क्या हुआ? शक्ति के अनुसार। और भी कोई एक उदाहरण लेके देख सकते हैं। जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन में प्रति क्या है? अव्यय है। तो प्रतिदिन का विग्रह क्या हुआ? प्रत्येक दिन। इस तरह से जिस भी समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद अगर अव्यय है तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हम चलिए दूसरे भेद को देखते हैं। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तो जिस समास का उत्तर पद मतलब बाद वाला शब्द प्रधान हो, मुख्य हो, और पूर्व पद पहले वाला शब्द गौण हो, सेकेंडरी हो, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण है देश रक्षा। यह सामासिक शब्द है, और उसका विग्रह क्या हुआ? देश की रक्षा। अन्य उदाहरणों को देख सकते हैं। जैसे ईश्वर प्रदत्त। तो प्रदत्त जो है वह मुख्य है, उत्तर पद जो है प्रधान है। ईश्वर प्रदत्त का विग्रह क्या हुआ? ईश्वर द्वारा प्रदत्त। इसके अलावा और एक उदाहरण देखते हैं, गौशाला। गौशाला
इसमें जो है उत्तर पद साड़ा जो है वो प्रधान है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि और पूर्व पद गौ जो है गौण है, सेकेंडरी है। तो गौशाला का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला। इस तरह से इसे हम ऐसे जो समास रहेंगे उन्हें हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब हम आते हैं तीसरा भेद देखेंगे। तीसरा भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहेंगे, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में पहले पद और दूसरे पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, अर्थात पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो, तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे अधपका। अधपका में देखिए बच्चों, पका जो है विशेष्य है और उसकी विशेषता क्या है, अध। तो अधपका यह सामासिक रूप है। इसका विग्रह विस्तृत रूप हुआ आधा है जो पका, आधा है जो पका। अब इसी तरह के हम दूसरे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे प्राण प्रिय। प्रिय जो है वो विशेष्य है, उसकी विशेषता क्या है, प्राण। तो प्राण प्रिय, इसका विग्रह क्या होगा, प्राणों के समान प्रिय। फिर अन्य उदाहरण एक और देखते हैं, जैसे महापुरुष। महापुरुष। अब महापुरुष में पुरुष विशेष्य है और उसकी विशेषता है महा। तो महापुरुष का यह सामासिक रूप हुआ महापुरुष, और उसका विग्रह क्या होगा, महान है जो पुरुष। एक उदाहरण और देख सकते हैं, नील कमल। कमल विशेष्य है, उसकी विशेषता क्या है कमल की, वह नील है, नीला है। तो नील कमल का विग्रह क्या होगा बच्चों, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब हम आगे इसके बाद, तीसरे के बाद अब हम चौथा भेद देखेंगे कि चौथा भेद क्या है। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहेंगे, तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक विशेषण हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, विशेषण तो हो लेकिन वो कैसा हो, संख्यावाचक हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह का, ग्रुप का हमें बोध होता है। जैसे तिरंगा। तिरंगा, अब इसका ये तिरंगा सामासिक रूप है, उसका विग्रह क्या हुआ, तीन रंगों का समूह। तिरंगा में देखिए संख्यावाचक विशेषण है तीन, ती जो है, इसलिए यह द्विगु समास कहलाएगा। इसके अलावा हम द्विगु के अन्य उदाहरण और भी देख सकते हैं, जैसे पंचवटी। पंचवटी में उसका विग्रह क्या होगा, पांच वटों का समूह या पांच वटों का समाहार, पांच वट वृक्षों का समूह पंचवटी कहलाता है। इसके अलावा है पंचतंत्र। पंचतंत्र, यहाँ पर देखिए पंचतंत्र में पांच तत्वों का समूह, उसे हम पंचतत्व। इसी तरह से बच्चों चौराहा है, तिराहा है, चार राहों का समूह, तिराहा तीन राहों का समूह। तो ऐसे जो समास होंगे
जिसमें संख्यावाचक विशेषण पूर्व पद होगा वह द्विगु समास कहलाता है। अगला आते हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसे पहचानना बच्चों अत्यंत ही सरल है। इसके जो पद होंगे, दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद, उनके बीच में संयोजक का चिन्ह तुमको दिखाई पड़ेगा। जैसे जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे सुख दुख, यह सामासिक रूप हुआ। अब सुख दुख के बीच में देखिए संयोजक चिन्ह लगा हुआ है। इसका विग्रह हुआ सुख और दुख, विग्रह हुआ सुख और दुख। अन्य उदाहरण इसके हम देखते हैं। तो अन्य उदाहरण द्वंद्व का जैसे है तन मन। तो तन मन का विग्रह क्या हुआ? तन और मन। कई उदाहरण हम ले सकते हैं। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा है सामासिक रूप है, इसका जब विग्रह करेंगे तो छोटा और बड़ा। इसी तरह से बच्चों दिन रात, दाल रोटी, हाँ, कई उदाहरण हम द्वंद्व का ले सकते हैं। तो द्वंद्व की पहचान क्या रहेगी कि उसके बीच में, दोनों पदों के बीच में एक संयोजक चिन्ह हमें दिखाई देगा, जिससे हम आसानी से द्वंद्व को पहचान सकते हैं। अब अंतिम समास है वह है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास कैसा है कि इसमें जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, इसका पूर्व पद और उत्तर पद, पहला शब्द और दूसरा पद दोनों ही प्रधान नहीं होंगे, और जो समस्त रूप है, सामासिक रूप है, इसके अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, किसी तीसरे अर्थ की तरफ संकेत करता हो, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसे उदाहरण है निशाचर। निशाचर यह सामासिक रूप है। इसका विग्रह क्या हुआ? निशा में विचरण करने वाला, रात में चलने वाला। अर्थात निशाचर के नाम से हम किसको जानते हैं? राक्षस को। तो राक्षस को निशाचर भी कहते हैं। तो निशा और चर, पहला पूर्व पद उत्तर पद, लेकिन उसका एक तीसरा जो है सांकेतिक अर्थ हमको प्राप्त हुआ, वह सांकेतिक अर्थ क्या हुआ? राक्षस। इसलिए इस प्रकार का जो समास होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अन्य उदाहरणों को देखकर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा लंबोदर, लंबोदर, तो इसका बच्चों विग्रह क्या हुआ? लंबा है उदर जिसका। तो लंबा है उदर जिसका, तो लंबोदर कहने से हमको गणेश जी का ज्ञान होता है, जो तीसरा पद है। अन्य अर्थ की हमको जानकारी होती है। तो लंबोदर अर्थात गणेश जी। इस प्रकार से लंबोदर भी बहुव्रीहि समास हुआ। इसके अलावा गजानन। गजानन कहते ही गजानन गज की तरह मुख है जिसका। गजानन गज की तरह मुख है जिसका। तो अर्थात गजानन किसे कहते हैं? इसका भी अर्थ हुआ गणेश जी। गणेश जी का सीधा संबंध है। इसके लिए हम उसे भी जिसका तीसरा अर्थ प्राप्त हो। जैसे है, एक और उदाहरण ले सकते हैं, नीलकंठ। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात
कौन है नीलकंठ? शंकर भगवान। तो इस तरह से बच्चों बहुव्रीहि समास में एक सांकेतिक अर्थ उसमें प्रधान होता है। न पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद, बल्कि एक तीसरा सांकेतिक अर्थ उसमें प्रधान होता है। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने समास और समास के 6 भेदों की जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद बच्चों।